विनोद को 3 बेटे और 1 बेटी है। विनोद पेशे से एक क्लर्क थे, लेकिन अब रिटायर्ड हो चुके हैं। देखा जाए तो सभी बच्चों की अब तक शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन परिस्थितियों की चलती नहीं हो पाई। विनोद सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के पहले एक छोटा सा मकान बनवा लिया था। बड़े बेटे की नौकरी भी लगवा दी थी, लेकिन दोनों बेटे और बेटी बेरोजगार ही रह गए थे। अलका बीए कर चुकी थी। वह उनकी तीसरी संतान थी। उसकी माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, साधारण गृहिणी थी। बड़े बेटे की शादी के बाद अलका की शादी के बारे में सोचा, जबकि उससे बड़ा एक भाई अभी तक अविवाहित था, परंतु वह बेरोजगार था। रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो पैसा मिला था उससे बेटी की शादी करके निश्चिंत हो जाना चाहते थे। अलका के पिता चालाक किस्म के इंसान थे। अलका के लिए उन्होंने रंजीत को पसंद किया था। वह सिविल इंजीनियर था और लोक निर्माण विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर तैनात था। उसके पिता नहीं थे। घर में बस उसकी माँ थी। उसकी चारों बहनों की शादी हो चुकी थी। इससे अच्छा लड़का अलका के लिए कहाँ मिलता। डॉक्टर इंजीनियर लड़कों की दहेज की मांग बड़ी लंबी होती है, लेकिन विनोद ने अपने दामाद और उसके रिश्तेदारों को पता नहीं क्या घुट्टी पिलाई कि अलका की शादी बिना दहेज की हो गई। अलका जब ब्याह कर ससुराल आई तो पति का बड़ा मकान देखकर दंग रह गई। पता चला ससुर जी ने बनवाया था। वे भी राज्य सरकार में किसी अच्छे पद पर थे। शादी के बाद अलका जब दूसरी तीसरी बार ससुराल आई तो पता चला कि उसके पति की आय के कई स्रोत थे। हर तीसरी चौथे दिन रंजीत नोटों की मोटी गड्डियाँ लेकर घर आता था। उसकी सास भी उसकी माँ की तरह बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, सीधी थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सासू जी का झुकाव अपनी बेटियों की तरफ कुछ ज़्यादा ही था। कोई ना कोई बेटी सदा घर में बनी रहती। जैसे सभी नंदों ने आपस में तय कर रखा था कि बारी बारी से वे मायके आती रहेंगे। यहाँ तक तो सब ठीक था। अलका को नंदों के अपनी मायके आने पर ऐतराज़ नहीं था, परंतु उसने महसूस किया कि जब भी कोई ननंद आती तो पैसों की डिमांड लेकर आती और जाते समय 10-20 हज़ार रुपये लेकर ही जाती। सासू जी बेटियों को पैसा देते समय यह नहीं सोचती कि बेटियों की मांग जायज़ है या नाजायज। उसकी नंदों के बहाने भी वही गड़े गढ़ाई से होते। वो कह रहे थे कि इस बार एक कमरा बनवा लें, 50,000 रुपये जोड़ कर रखे हैं, अम्मा आप कुछ मदद कर दो तो कमरा बन जाएगा। बेटे का एडमिशन दून स्कूल में करवाना है, कई लाख लगेंगे, अम्मा आप कुछ मदद कर देना। बहुत दिनों से घर में एसी लगवाने की सोच रही थी अम्मा, आप कहो तो लगवा दूँ। अम्मा एक नई कार आई है, 8 लाख रुपए की है, दामाद जी का बड़ा मन है लेने का। वैसे तो बैंक से फाइनेंस करवा रहे हैं, परंतु 2 लाख रुपए अपनी तरफ से देने पड़ेंगे। सभी का आशय यही होता कि अम्मा जी पैसे दें तो नंदों के काम हो जाएं, और अम्मा भी इतनी उदार कि उनके मुंह से बस यही निकलता, ठीक है कर दूंगी। यह वे ऐसे कहती जैसे उनके पास पैसों का कोई गड़ा हुआ खजाना हो। सच भी था। रंजीत सारा पैसा लेकर माँ के ही हाथ में देता था। अलका का तो जैसे वहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं था, या वह उस घर की सदस्य ही नहीं थी। अलका को यह अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसके पति की कमाई पर इस तरह ऐश करे, परंतु उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसे रोके। यह सिलसिला अपने आप रुकने वाला नहीं था। पति से कहने में डरती थी, कहीं वे बुरा ना मान जाएं। वह कश्मकश में जी रही थी। शादी को अभी दिन भी अधिक नहीं हुए थे कि घर में अपना पूरा अधिकार जताएं। घर के माहौल को समझने और उसे अपने पक्ष में करने के लिए सबसे पहले पति को अपने काबू में करना होगा। वह अपने पिता की तरह चालाक तो थी, परंतु खूबसूरती में थोड़ी कम थी, इसीलिए अपने पति से दबती थी। अक्सर वह सोचा करती, पति ने उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी, जबकि वे अच्छे पद पर थे और उससे ज़्यादा गोरे व खूबसूरत भी। परंतु अब वह उसकी पत्नी थी और इस घर की बहू। रंजीत का स्वभाव बहुत अच्छा था। किसी चीज़ में मीन मैक निकालने की उसकी आदत नहीं थी। फिर भी पति से अलका ने कोई बात नहीं की। अगली बार जब वह मायके गई तो अपनी मम्मी से घर की एक एक बात विस्तार से बताई और अपनी संशयों का समाधान पूछा। उसकी माँ चिंतित होकर बोली,
बेटी, हमने इसीलिए नहीं तुम्हारे लिए इतना अच्छा कमाऊ पति ढूंढा था कि तुम उसकी संपत्ति को दूसरों के ऊपर लूटते हुए देखोगी। वह तुम्हारा घर है, वहाँ की हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है। दामाद जी अच्छे पद पर हैं, अच्छा कमाते हैं, परंतु वे बहुत भोले हैं। उनके इसी भोलेपन का फ़ायदा उनकी बहनें उठा रही हैं। वे अपनी माँ को पटाकर अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे पति की सारी कमाई तुम्हारी नंदों के घर चली जाएगी और एक दिन तुम कंगाल हो जाओगी। तो मैं क्या करूं? अलका ने अनजान बनकर पूछा। अरे, तुम एक स्त्री हो, अपनी स्त्री हट का प्रयोग करो, पति को काबू में करो और जो भी वे कमा कर लाए उसको अपने हाथों में रखो। सांस के हाथ में गया तो समझो बरसात का पानी है, कहीं भी बहकर चला जाएगा। उन्हें कैसे काबू में करूं? हाय रे, तू जवान है, शादीशुदा है, पति के साथ रह चुकी है, अभी भी बताना होगा कि तुझे पति को कैसे काबू में रखना है। अरे 2-4 दिन उससे दूर रहें। जब भी वह पास आने की कोशिश करे, मुंह बनाकर उससे दूर चली जाओ। रात में भी उसे पास मत आने दो। बस जब वह उतावला हो जाए तो जो चाहे करवा लो। अलका हौले से शर्माते हुए मुस्कुराई और मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। इस बार जब वह ससुराल गई तो बहुत कुछ सीख कर गई थी। उसके तेवर बदले हुए थे। वह पति से बात तो करती, परंतु उसके मुख से हंसी गायब हो गई थी। स्वर में रूखापन आ गया था। काम की व्यस्तता के चलते पति रंजीत ने महसूस नहीं किया, परंतु जब रात में उसने उसे अपनी आगोश में लेना चाहा तो वह छिटक कर परे हो गई। रंजीत को आश्चर्य हुआ। वह एक पल अलका को देखता रहा, जो बिस्तर के किनारे मुंह दूसरी तरफ करके लेटी थी, परंतु उसका बदन हिलौरे मार रहा था, जैसे वह किसी बात को लेकर बहुत उत्तेजित हो। रंजीत ने उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ घुमाने का प्रयास किया, परंतु अलका जैसे बिस्तर के किनारे चिपक गई थी। रंजीत के स्वर में खीज उभर आई। यह क्या है अलका, यह बेरुखी क्यों? मेरा मन नहीं है। अलका ने ढिठाई से कहा। मन नहीं है? यह कौन सी बात हुई? इस बात को तुम सीधे ढंग से प्यार से मुस्कुरा कर कह सकती थी। तुम्हारा व्यवहार बता रहा है कि कोई और बात है। अलका ने अपना मुंह रंजीत की तरफ करके कहा। मैं एक इंसान हूँ, मेरा भी मन है। जब मेरी इच्छा होगी तो कुछ करूँगी, बिना इच्छा के कोई काम नहीं होता। यह अचानक मन और इच्छा कहाँ से आ गए? तुम तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा, परंतु बात तो ठीक से करो। तुम्हें कोई परेशानी हो तो बताओ। उसने उसे अपनी तरफ खींचा। अलका नाटक तो कर रही थी, परंतु मन में एक डर भी बैठ गया था कि कहीं रंजीत नाराज ना हो जाए, सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। उसने कहा, मैं आपकी कौन हूँ? रंजीत का मुंह एक बार फिर से खुल गया। यह क्या कह रही हो तुम? मेरी समझ में तुम्हारी पहेलियाँ नहीं आ रही हैं। जरा खुलकर बताओ, तुम्हें क्या हुआ है और तुम क्या चाहती हो? अलका ने उसके सीने पर हाथ फिराते हुए कहा। मैं आपकी पत्नी हूँ ना, तो फिर इस घर में मुझे पत्नी के सारे अधिकार चाहिए। मतलब तुम्हें कौन से अधिकार चाहिए? उसकी हैरानगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पत्नी के नाते तुम पर, तुम्हारे घर पर और तुम्हारी सभी चीज़ों पर मुझे अधिकार चाहिए। कोई तीसरा हमारे बीच में ना रहे। उसने कटुता और मधुरता के मिश्रित भाव से कहा। रंजीत समझ गया। तुम्हारा मतलब माँ से है? हाँ, माँ विधवा है, वे इस उम्र में कहाँ जाएंगी? नहीं, आप नहीं समझे। मैं माँ को घर से निकालने के लिए नहीं कह रही, परंतु उनको बुढ़ापे में आराम करने दीजिए। घर की जिम्मेदारी मुझे संभालने दीजिए। वैसे भी आप बहुत भोले हैं। आपको पता नहीं, जो कुछ आप कमा कर लाते हैं वह कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? आपकी बहनें किसी न किसी बहाने लूट कर ले जाती हैं। तो क्या हुआ? उनको ज़रूरत होती है तो ले जाती हैं। न जाने आपको अक्ल कब आएगी। उनकी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होंगी और आप हमेशा इसी तरह लुटते रहेंगे। जरा सोचिए, कल क्या हमारे बच्चे नहीं होंगे? उनकी शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं होगा? क्या आप उनके लिए कुछ जोड़ कर नहीं रखेंगे? हमारे खर्च हमेशा इतने ही नहीं रहेंगे, बढ़ेंगे। जमाने को देखते हुए नया घर, बंगला और कार, क्या यह सब नहीं चाहिए? रंजीत सोच में पड़ गया, फिर बोला,
परंतु माँ के रहते घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना ठीक नहीं रहेगा। उनके मन पर क्या गुजरेगी? पिताजी के मरने पर किस तरह उन्होंने मेरी शिक्षा के लिए कष्ट उठाए, कहाँ कहाँ से पैसे का प्रबंध किया, मैं ही जानता हूँ। मैं उन्हें बुढ़ापे के सुख से वंचित नहीं कर सकता। रुपया पैसा उन्हीं के हाथ में रहेगा, बाकी घर की सारी जिम्मेदारियाँ तुम संभाल लो। रंजीत के निर्णय से अलका का दिल टूट गया। वह क्या सोचकर आई थी, क्या हो गया था? उसका मन चाहा नहीं हुआ तो उसके मन में और ज़्यादा कटुता भर गई। अलका ने फ़ोन पर अपनी मम्मी से सलाह ली तो उन्होंने बताया, वहाँ रहकर तो कुछ नहीं कर पाएगी। किसी तरह पति को मनाकर उनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद करवा ले। इलाहाबाद अलका का मायका था। क्या वे मान जाएंगे? तू अगर मनवाएगी तो क्यों नहीं मानेंगे? ठीक है, कोशिश करती हूँ। इस बार अलका ने रूठने और मनाने की प्रक्रिया नहीं दोहराई। उसने दूसरा ही शस्त्र अपनाया। उसने अपने स्वभाव और व्यवहार को आवश्यकता से अधिक मृदु बना दिया। पति को इतना लाड़ प्यार करती कि आश्चर्यचकित रह जाता कि अलका के हृदय में प्रेम का इतना बड़ा लंबा चौड़ा सागर अचानक कहाँ से उफाने मारने लगा। वह मन ही मन सोचता और इंतज़ार करता कि आगे क्या होगा। वह प्यार की मज़े लूट रहा था। एक रात प्यार के सम्मोहन में डूबे रंजीत से अलका ने कहा, क्या आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता? ट्रांसफ़र? क्यों? मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मैं चाहती हूँ जब तक हमारे कोई बच्चा ना हो तब तक के लिए आप अपना तबादला इलाहाबाद करवा लो। मैं अपने मम्मी पापा और भाइयों के करीब रह लूँगी। बाद में जो होगा देखा जाएगा। तुम जब तब इलाहाबाद जाती ही रहती हो, यह क्या कम है? जानू, जब तब जाने और किसी के पास रहने में फ़र्क है। आप क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? आखिर जीवन भर हमें साथ रहना है। एक दूसरे की इच्छा का सम्मान करना हमारा धर्म है। परंतु माँ कहाँ रहेंगी? माँ के लिए आप क्यों परेशान होते हैं? आपकी कोई ना कोई बहन हमेशा यहाँ रहती है। वे अकेली थोड़ी रहेंगी। तब भी नंदे आती जाती रहेंगी। आप उनके खर्च के लिए पैसे देते रहिएगा। फिर लखनऊ इलाहाबाद में दूरी ही कितनी है। चाहे तो हर संडे को आप माँ से आकर मिल सकते हैं। रंजीत के मन को बात जच गई। वह कुछ दिन पत्नी के साथ एकांत में बिताना चाहता था। इस घर में कोई ना कोई रिश्तेदार बना ही रहता था। गांव से दूरी बहुत कम थी। सगे रिश्तेदारों के अलावा दूर के रिश्तेदार भी आते रहते थे। गांव में किसी का भी काम लखनऊ में पड़ता, रात रुकना होता तो वह धमकता हुआ रंजीत के घर आ जाता। गांव के रिश्ते ऐसे होते हैं कि किसी को मना भी नहीं किया जा सकता। रंजीत मान गया। अगले दिन ही उसने अपने तबादले के लिए लिख कर दे दिया। वह जिस विभाग में था वहाँ तबादले आसानी से नहीं होते थे। सारे लोग कमाते थे, इसीलिए ट्रांसफ़र में भी पैसा चलता था। उसने हेड ऑफिस जाकर संबंधित क्लर्कों और इंजीनियरों की मुट्ठी गर्म की, तब जाकर उसका ट्रांसफ़र हुआ। जिस दिन तबादले का ऑर्डर उसे मिला, अलका की खुशी का ठिकाना नहीं था। परंतु रंजीत की माँ दुखी हो गई। बोली, बेटा, बुढ़ापे में यही दिन देखना बचा था। रंजीत ने बात बनाते हुए कहा, माँ, नौकरी का मामला है, जाना ही पड़ेगा। परंतु आप चिंतित ना हो, मैं हर इत्तेवार को आता रहूँगा। और फिर दीदी लोग बारी बारी से आती ही रहती हैं। आप अकेली नहीं रहोगी। मैं भी उनको बोल दूँगा कि आपका ख्याल रखें। रंजीत ने इलाहाबाद में ज्वाइन कर लिया। 2-4 दिन गेस्ट हाउस में रहा। कुछ दिन ससुराल में डेरा डाला। 1 महीने के अंदर ही सिविल लाइंस एरिया में उसे सरकारी मकान मिल गया। वह अलका के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। नए घर को सजाने संवारने में अलका की माँ का बहुत योगदान था। नया फर्नीचर, नए पर्दे आदि सब कुछ खरीद कर लाया गया। बाहरी कामों के लिए अलका के दोनों बेरोजगार भाइयों ने बहुत भाग दौड़ की। रंजीत केवल पैसे खर्च कर रहा था। सारा काम उसके सालों और सास ने संभाल लिया। घर सज गया तो अलका को लगा अब वह इस घर की रानी थी। यहाँ उसके जीवन में दखल देने वाला कोई नहीं था। वह चाहे जो कर सकती थी, जैसे चाहे रह सकती थी। अपने पति के साथ, अपनी खुशियों के साथ। उसकी खुशियों को पंख लग गए। इलाहाबाद में रंजीत के जीवन में कुछ शांति रही। जब नया प्रोजेक्ट मिला तो फिर से घर में पैसे की बरसात शुरू हुई। पहली बार जब नोटों की मोटी गड्डी लाकर रंजीत ने अलका के हाथों पर रखी तो उसका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। दिमाग में सनसनी सी दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे।
बोलना चाह कर भी वह कुछ बोल नहीं पाई। रंजीत ने शांत भाव से कहा, अलमारी में रख दो। अलका की समझ में नहीं आ रहा था वह उन पैसों का क्या करें। पहली बार इतने पैसे उसके हाथ में आए थे। अंत में अपने को संयंत्र कर उसने पैसे अलमारी के लॉकर में रख दिए। उसका मन कर रहा था कि गिन कर देखें। सभी 500-500 और 2-2 हज़ार रुपये के नोट थे। 60,000 रुपये से कम क्या होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। रंजीत से भी ना पूछ सकी, वह सामान्य था। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उस रात उसे नींद भी नहीं आई। रंजीत सो गया तो वह चुपके से उठी। अलमारी खोलकर रुपए गिने, कई बार गिने, कुल 80,000 थे। वह चकित रह गई, इतने सारे रुपए। रात में कई बार उठकर उसने रुपए गिने। उसे लग रहा था जैसे किसी साम्राज्य की वह महारानी बन गई थी। उसे दुनिया बहुत छोटी लगने लगी थी। रुपए नियमित रूप से आ रहे थे। अलमारी का लॉकर भर गया तो सूटकेस में रखने लगी। कभी कभी सोचती, इतने रुपयों का वह क्या करेगी। घर में इतना रुपया रखना भी खतरे से खाली नहीं था, कहीं चोरी डकैती पड़ जाए। इस शंका के साथ साथ मन में एक अनमना भय कुंडली मार के बैठ गया। एक दिन पति से पूछा, इतना सारा रुपया घर में पड़ा है, क्या होगा इसका। रंजीत ने लापरवाही से कह दिया, तुम अपने गहने कपड़ों के ऊपर खर्च करो, ज़्यादा होगा तो कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जाएगा। दूसरे ही दिन अलका अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी, मुझे कुछ गहने खरीदने हैं, मेरे साथ ज्वेलर्स के यहाँ चलोगी। क्यों नहीं बेटी, उसकी मम्मी फ़ौरन तैयार हो गई। फिर दोनों बाजार गई। अलका ने अपने लिए कई हज़ार रुपए के गहने खरीदे। इसके बाद भी उसके पर्स में कई हज़ार रुपए बचे रह गए थे। उसकी मम्मी ने धीरे से पूछा, दामाद जी खूब कमा रहे हैं। हाँ, अलका ने संक्षिप्त जवाब दिया। तो बेटी हमारा भी ख्याल रखना। तुझे तो पता है तेरे पापा का सारा पैसा तेरी शादी में लग गया है। पेंशन से क्या होता है, अब हाथ खाली है। 2 बेटे बेरोजगार हैं, घर खर्च मुश्किल से चलता है। पेंशन से क्या होता है, तुझे घर की हालत पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तू समझदार, पैसे को जमा करके रखोगी तो शैतान खाएगा, कुछ पुण्य के काम में खर्च करोगी तो बरकत होगी। अलका ध्यान से मम्मी की बात सुन रही थी। वे ठीक ही कह रही थी। पाप की कमाई में क्या बरकत हो सकती है। उसे अभी इतना जीवन का अनुभव नहीं था, परंतु मम्मी कह रही थी तो सच ही कह रही होगी। उसने पूछा, मम्मी आपको कुछ चाहिए तो बोलिए। मम्मी छोटे बच्चे की तरह इठला गई। तेरा मन है तो एक अंगूठी दिलवा दे, बाद में कुछ और लूँगी। ठीक है। अलका ने मम्मी के लिए तुरंत एक अंगूठी खरीदी। फिर तो यह जैसे एक क्रम बन गया। दूसरे तीसरे महीने अलका कोई ना कोई गहना गड़वा लेती। साथ ही माँ के लिए छोटा मोटा गहना बनवाती। अपने पापा के लिए भी एक चैन और एक अंगूठी बनवाती थी। भाइयों को बहन की इस उदारता का पता चला तो वे भी अलका के आगे पीछे डोलने लगे। छोटी छोटी मांगों से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए। फिर उनकी मांग मोटरसाइकिल पर जाकर रुकी। पैसा अथाह था, इसलिए अलका और रंजीत ने उनकी मांगी पूरी कर दी। कुछ दिन बीते, पैसा जमा होते होते लाखों पहुंच गया। अलका के पास भी इतने गहने कपड़े हो गए हैं कि उनके प्रति उसका मोह समाप्त हो गया था। जीवन में विलासिता की अन्य वस्तुएं भी थी। यूँ तो रंजीत को ऑफिस की तरफ से जीप मिली हुई थी, परंतु घर में अपनी गाड़ी हो तो उसकी अनुभूति ही अलग होती है। आज बाजार में इतनी अच्छी लग्जरी गाड़ियां आ गई थी कि चाहे तो रोज़ एक गाड़ी खरीद लें। अलका का बड़ा मन था गाड़ी खरीदने का। उसने मन की बात रंजीत से कही तो वह बोला, गाड़ी तो कई लाखों की आएगी, इनकम कहाँ से दिखाएंगे। इतना पैसा तो घर में ही रखा है। अलका ने मासूमियत से कहा, मूर्ख, यह कोई वेतन का पैसा नहीं है। गाड़ी खरीदते ही इनकम टैक्स वाले सूंघते हुए घर पहुंच जाएंगे। मैं कल ऑफिस में पता करता हूं कि गाड़ी खरीदने का क्या तरीका है, ताकि बाद में कोई झंझट पैदा ना हो। दूसरे दिन उसने अपने सर से पूछा, सर मुझे गाड़ी खरीदने हैं, कैसे करूं? पैसा है? हाँ। उसे वाइट कर लिया? कैसे करूं? अभी तक नहीं समझ में आया। तो क्या सारा पैसा ऐसे ही घर में रखा है? हाँ, रंजीत ने मूर्ख की तरह सिर हिलाकर कहा। उसने यह नहीं बताया कि उसका अधिकांश पैसा तो उसकी बहनों, सालों और सास ससुर ने हड़प कर लिया है। मूर्ख मरेगा एक दिन। आजकल एंटी करप्शन
और विजिलेंस वाले बहुत सक्रिय हैं। किसी ने शिकायत कर दी तो? खैर, मैं एक सीए का फ़ोन नंबर देता हूँ, उससे बात करके उसके ऑफिस चले जाऊँ। ध्यान रहे फ़ोन पर कोई बात ना करना, उसके ऑफिस में जाकर ही बात करना। अगले दिन वह सीए के दफ्तर में पहुँचा, अपनी समस्या बताई तो सीए मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। उसने अपनी फ़ीस बताई। रंजीत ने हाँ की और घर चलाया। एक हफ्ते के अंदर ही अलका के नाम से कागजों पर एक बुटीक खुल गया। यह बुटीक पिछले 3 सालों से चल रहा था। पहले 2 सालों की इनकम मात्र इतनी थी कि उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं बनता था। तीसरे साल इनकम काफ़ी बढ़ गई थी, जिस पर लगभग 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देना था। अलका ने फर्जी बिलों पर दस्तखत बना दिए। सीए ने बताया कि 2 महीनों के अंदर अलका का पैन कार्ड भी बन जाएगा। एडवांस टैक्स के बजाय एक मुफ्त टैक्स भर देंगे। रिटर्न भरने की तारीख अभी कई महीनों बाद की थी। पिछले 2 साल की रिटर्न सीए ने कुछ जुर्माना भर के दाखिल करवा दिए। इस तरह रंजीत के कई लाख रुपए वाइट हो गए। अब उसने कार खरीद ली। 1 साल बाद अलका एक बच्ची की माँ बनी। एक 3 सितारा होटल में जश्न मनाया गया। अलका और रंजीत के जीवन में फूल खिल गए थे खुशियों के। दुख की कहीं कोई छाया नहीं थी। बेटी की देखभाल के बहाने आजकल रोज ही अलका की मम्मी उसके घर आने लगी थी। वह नवजात को तेल लगाती, नहलाती धुलाती और अलका को उसके पालन पोषण के तरीके बताती। इस बीच अलका के छोटे भाई की कहीं सरकारी नौकरी की बात चली। 3 लाख रुपयों की मांग थी। उसकी मम्मी ने अलका से चिरौरी की, बेटी, तेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल है। बड़ा तो लगता है बेरोजगार ही रह जाएगा। उसे कोई प्राइवेट धंधा करवाना पड़ेगा। छोटा ही कहीं लग जाए तो। आगे उन्होंने बात अलका को समझने के लिए छोड़ दिया था। अलका अब ना समझ नहीं थी। रुपये का खेल वह अच्छी तरह समझ गई थी। रुपया जिसके पाले में होता है, उससे हारने के लिए सभी तत्पर रहते हैं। सीए रंजीत के रुपए वाइट कर ही रहा था। इसके अलावा भी काफ़ी रुपया ब्लैक का घर में रखा हुआ था। उसने कहा, मैं उनसे पूछ कर बताऊंगी। बेटी, तू कहेगी तो दामाद जी ना थोड़ी ही रोकेंगे। फिर भी उनसे पूछना जरूरी है। माँ, 3 लाख रुपए की बात है। आजकल रंजीत उसे बचत की हिदायत देने लगा था। लखनऊ में एक मकान और एक प्लॉट खरीदने की बात चल रही थी। उसने फॉर्म भर दिया, बुकिंग अमाउंट दे दिया था। अलॉट होते ही पूरा पैसा भरना पड़ेगा। मकान और प्लॉट अलका के ही नाम थे। रंजीत की 2 नंबर की कमाई भी उसके बुटीक के नाम पर सफ़ेद हो रही थी। फिर भी रुपए पैसे के लेन देन में पति की सहमति आवश्यक थी। हज़ारों 2 हज़ारों की बात होती तो कोई आंख मूंद कर भी दे देता। रात को सोते समय उसने रंजीत से बात की। सुनकर रंजीत गंभीर हो गया। फिर बोला, अलका, एक बात हमेशा ध्यान रखना, पैसा रिश्ते बनाता है तो बिगाड़ता भी है। जब तक हम देते हैं हम बहुत प्रिय होते हैं, परंतु जिस दिन अपना दिया हुआ हम मांग बैठते हैं, उसी दिन उनके सबसे बड़े शत्रु हो जाते हैं। रिश्तों की सारी मधुरता विष बन जाती है। वे मेरे माँ बाप हैं, उनकी ज़रूरत पर काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे? अलका ने मन मारते हुए कहा। ठीक है, समाज में रहते हुए हम सभी एक दूसरे के काम आते हैं, परंतु पैसे का लेन देन रिश्तों की निकटता और मधुरता को समाप्त कर देता है। हमारे पास पैसा है, परंतु इसका अर्थ यही नहीं कि लोग हमें गरीब की भैंस समझकर दूहने लगें। तुम पहले भी इन सबको बहुत कुछ दे चुकी हो। मैं मना नहीं करता, दे दो। तुम्हारे भाई की नौकरी का सवाल है, परंतु जिस दिन भी तुम उनसे एक पैसा मांग बैठोगी, उसी दिन बेटी होते हुए भी तुम उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हो जाओगी। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। रंजीत हंस पड़ा। गांठ बांध लो, एक दिन ऐसा ही होगा। अच्छा, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो 3 लाख रुपए दे दो। दे देना, तुम्हारे पास ही तो रखे हैं। उसने टालने जैसे भाव से कहकर करवट बदल ली। 3 लाख रुपए देकर अलका के छोटे भाई की नौकरी लग गई, परंतु बड़ा वाला घर में बेकार बैठा था। माँ बाप की चिंता का सबसे बड़ा कारण वही था। उसकी उम्र भी निकल गई थी। अब या तो वह कोई प्राइवेट जॉब करता या अपना कोई व्यवसाय। कुछ दिनों बाद पता चल गया कि वह क्या करना चाहता था। एक दिन अलका की मम्मी सुबह सुबह आ गई। अब तक अलका की बच्ची लगभग 1 साल की हो गई थी। कुछ दिनों बाद ही उसका पहला जन्मदिन आने वाला था। अलका की मम्मी उस दिन अन्नू को खूब प्यार दुलार कर रही थी। फिर जब रंजीत ऑफिस चला गया तो
अलका से बोली। बेटी, एक ज़रूरी काम है। कहने में संकोच हो रहा है, परंतु कहे बिना भी काम नहीं चलने वाला। दामाद जी बने रहे, उनकी नौकरी बनी रहे, तेरे घर में ऐसे ही धन वर्षा होती रहे, तो सदा खुशियों में झूलती रहे, अन्नू के मुंह में सदा चांदी की चमची रहे। मम्मी, अलका ने मुस्कुराते हुए कहा, आज बड़ी बातें कर रही हो, लगता है बहुत तगड़ी डिमांड है। उसकी मम्मी झेप गई, सिर झुकाते हुए बोली, बेटी, अपनी औलाद के लिए माँ बाप को न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अलका ने उत्सुकता से पूछा, अब ऐसी कौन सी ज़रूरत आ पड़ी? अब क्या बताऊं, मोनू बेकार बैठा है, 30 साल का हो गया है, शादी करनी है, परंतु एक बेकार बेरोजगार लड़के के हाथ में कौन बाप अपनी बेटी का हाथ देगा? तो क्या उसकी शादी करने जा रही हो? अलका ने बीच में बात काट कर पूछा। नहीं रे, मैं तो उसके काम के बारे में कह रही थी। कुछ करेगा नहीं तो शादी कहाँ से होगी? अपने घर के पास मोहल्ले में ही एक दुकान खाली है, सोचते हैं उसके लिए किराने की दुकान खुलवा दें। तो खुलवा दो, अलका ने खुशी मन से कहा। खुलवा तो दे, परंतु इतना पैसा हमारे पास कहाँ है? तुम कुछ मदद कर दो। मदद? कितनी? अलका की आवाज़ जैसे थम गई। यही कोई 10 लाख रुपए? उसकी मम्मी ने भी दबे स्वर में कहा। 10 लाख रुपए? अलका के मुंह से निकला। उसे रंजीत की पिछली नसीहत याद आ गई। मन में भय व्याप्त हो गया। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। 3 लाख पर रंजीत कितना नाराज हुआ था। अब 10 लाख रुपए क्या खुशी मन से देगा? मन को कड़ा करके उसने कहा, मम्मी, यह बात आप स्वयं उनसे कहिए। बेटी, तुम एक बार कह कर तो देखो, मम्मी ने मनुहार जैसी की। नहीं मम्मी, अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने लखनऊ में एक मकान बुक किया है, कैश डाउन पेमेंट पर। अलॉटमेंट होते ही पूरा पैसा एक मुश्त में भरना पड़ेगा। इसके अलावा 2 प्लॉट लिए हैं, हर महीने उनकी मोटी किस्त जाती है। मैं पहले ही उनकी नज़रों में बहुत बुरी बन चुकी हूँ, अब और बुरी नहीं बनूंगी, अलका ने साफ साफ कह दिया। उसकी मम्मी बोली, बेटी तू बदल गई है, माना कि तेरे पास पैसा है, परंतु वे दिन भूल गई जब हम तेरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाते थे। मम्मी की आवाज़ में नाराज़गी और गुस्सा था। मम्मी, आप तो बुरा मान गई, परंतु आप नहीं जानती कि वे कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। क्या उन्हें तकलीफ़ नहीं होती जब हम इसे बेरहमी से लुटाने लगते हैं? बेटी, यह कोई लूट नहीं है, ज़रूरत है, इसीलिए मांग रही हूँ। तो खुद गर्ज हो गई है। कोई बात नहीं, मैं अब दामाद जी से ही मांगूंगी, तेरे सामने कभी हाथ नहीं फैलाऊंगी। माँ मुंह फुलाकर चली गई। अलका को आज समझ में आ रहा था कि पैसों का लेन देन रिश्तों में खटास भर देता है। अब ऐसा ही कुछ अलका और उसकी मायके के बीच होने वाला था। किसी अनहोनी की आशंका से वह डर गई। काश उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। अलका ने रंजीत को इस संबंध में कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन सुबह 8 बजे ही अलका के मम्मी पापा उसके घर पर आकर धमके। रंजीत ने हैरानी से अलका को देखा और इशारों ही इशारों में पूछा, क्या बात है? अलका जानती थी, फिर भी इनकार में सिर हिला दिया, जैसे कुछ नहीं जानती थी। चाय पीते हुए अलका की डैडी ने बहुत मधुर आवाज़ में रंजीत से कहा, बेटा, तुम्हारे समय से हमारा समय भी जुड़ा हुआ है, वरना बहुत कष्ट में जी रहे होते। अलका का रिश्ता तुम्हारे साथ जुड़ गया तो हमारा समय सुधर गया। रंजीत समझ गया पैसे की मांग होगी, तभी जबान में मिश्री घुल रही है। डिमांड भी छोटी मोटी नहीं होगी, वरना ससुर जी नहीं आते। सासू जी अलका से ही मांग लेती। बताइए पापा जी, मैं क्या कर सकता हूँ? पहेलियाँ बुझाने का समय उसके पास नहीं था। तैयार होकर ऑफिस भी जाना था उसे। बेटा, अपनी छोटे साले को तुमने सही जगह पर लगवा दिया। बीच वाला बेकार है, सरकारी नौकरी के लिए अब उसकी उम्र नहीं रही। सोचता हूँ कहीं छोटा मोटा धंधा करवा दूँ। विनोद की जुबान से अभी तक मिश्री टपक रही थी। अच्छा है, रंजीत ने कहा, बस तुम्हारा ही आसरा है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। रिटायरमेंट के बाद जो बचा था अलका की शादी में खर्च कर दिया। यह बताकर वे जैसे रंजीत के ऊपर एहसान लाद रहे थे। बिना दहेज की शादी हुई थी, खामखा हीन बनने की कोशिश कर रहे थे। रंजीत प्रभावित नहीं हुआ, सीधे पूछा, बताइए कितना पैसा चाहिए? सुनकर अलका के साथ साथ उसके मम्मी पापा भी हैरान हो गए। वे तो समझ रहे थे रंजीत आसानी से नहीं मानेगा, परंतु सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे।
रंजीत ऊपर से जितना कठोर था, अंदर से ही उतना कोमल था। किसी को कष्ट में नहीं देख सकता था वह। गैर भी उसके सामने हाथ फैलाता तो वह कुछ ना कुछ दे देता, परंतु वह पैसे का महत्व भी जानता था और यह भी समझता था कि बहुत निकट संबंधियों में पैसे का लेन देन कटुता को भी जन्म देता था। परंतु यह मामला उल्टा था। ससुर जी पहली बार उससे कुछ मांगने आए थे। मना नहीं कर सकता था। मना कर सकता था अगर पहले से ही अपनी मुट्ठी बंद करके रखता। उसके घर में पैसे की रेल पेल थी, इसीलिए रिश्तेदार गुड़ में चींटी की तरह चिपके हुए थे। पहले दिया था, अब किस मुंह से मना करता। अलका से वह कुछ भी कह सकता था, परंतु ससुर जी को कैसे मना करता। ससुर जी भी चालाक थे। उन्हें पता था अलका से बात नहीं बनेगी, इसीलिए सीधे उसके पास आए थे। बेटा 10 लाख रुपए दे देते तो छोटी सी दुकान खुल जाती। ससुर जी की वाणी में मधुरता के साथ साथ दीनता भी टपकने लगी। सासू जी ने इस बीच जबान भी नहीं खोली थी। बेटी के साथ भी कोई संवाद नहीं किया था। शायद अभी तक नाराज थी। रंजीत के दिमाग में कई सारे चित्र एक साथ कौंध गए। अलका के खाते में कुछ 1 लाख रुपए होंगे जो ब्लैक से वाइट किए गए थे। कुछ लाख घर पर पड़े थे। 10 लाख रुपए तो हो जाएंगे, परंतु कुछ दिन पहले ही उसने कैश डाउन पर एक घर बुक किया था। अलॉट होने पर एक साथ पूरा पैसा भरना पड़ेगा। इसी साल अलॉट हो जाएगा। उसने कहा, आपने पहली बार मुझसे कुछ कहा है तो मना नहीं कर पाऊंगा, परंतु रकम छोटी नहीं है। मेरी भी अपनी ज़रूरतें हैं। समय सबका एक जैसा नहीं रहता। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए मैं पहले ही कह देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लौटाते रहिएगा। इसे बिना ब्याज का उधार समझिएगा, दान नहीं। रंजीत की स्पष्टता से सास ससुर के चेहरे लटक गए, परंतु कहीं बात ना बिगड़ जाए। ससुर जी जल्दी से बोले, अरे बेटा, यह भी कोई कहने की बात है। और इस तरह अलका के दूसरे भाई की किराने की दुकान गली में खुल गई। 3 वर्षों बाद अलका एक बेटी की माँ बनी। उसकी छठी खूब धूमधाम से मनाई गई। बेटी का चौथा जन्मदिन आया तो उसका जश्न भी एक बड़े होटल में मनाया गया। इसके बाद पता नहीं किसकी नज़र रंजीत के सुखी परिवार पर पड़ गई। उसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग में किसी ने कर दी। जांच शुरू हुई तो अलका के फर्जी कारोबार की भी जांच होने लगी। रंजीत के हाथ से सारे प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए गए। उसकी पोस्टिंग ऑफिस में कर दी गई। वहाँ कमाई का कोई अवसर नहीं था। वह सूखे रेगिस्तान में एक एक बूंद के लिए तरसने लगा। उन दिनों घर का माहौल बीमार और थका थका सा रहता। हर कोने में मनहूसियत और बोझिलता थी। रंजीत और अलका भी आपस में कम ही बात करते। उन्हें लगता कुछ बोलेंगे तो कहीं कुछ अप्रिय ना घटित हो जाए। ऐसे दिनों की अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। उनके बुरे दिन थे, परंतु उनको सांत्वना और आश्वासन देने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि अलका के मम्मी पापा और भाई भी एक अटूट दूरी बनाए हुए थे। इसका स्पष्ट कारण भी था कि कहीं रंजीत उनसे पैसे वापस ना मांग बैठे। इसी बीच उसका मकान बनकर तैयार हो गया और बिल्डर की तरफ से पूर्ण भुगतान के लिए डिमांड नोटिस आ गई। रंजीत वैसे ही परेशान था। इंक्वायरी की वजह से ऊपरी आमदनी ठप थी। वेतन से कितनी बचत होती थी। अलका का हाथ पहले ही तरह खुला हुआ था। हफ्ते नहीं तो महीने में एक बार अपने और बच्चों के लिए खरीदारी करती ही थी। जोड़ तोड़ कर भी पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। ठेकेदारों ने भी उससे दूरी बना रखी थी। सच भी तो है, बिना मतलब के कोई किसी को क्यों घास डालेगा। रंजीत अब हर ठेकेदार के लिए एक मामूली क्लर्क के समान था। बहुत सोच विचार कर अंत में उसने निर्णय लिया और अलका से कहा, अपने पापा से पैसे के लिए कहो, वरना मकान हाथ से निकल जाएगा। अलका ने आश्चर्य से कहा, मैं? आप कहते तो शायद दे भी दे, मेरे कहने पर देंगे? एक बार कह कर तो देखो, उसने जोर दिया। मैं मम्मी से कह सकती हूँ। ठीक है, उन्हीं से कहो। दूसरे दिन अलका स्वयं मम्मी के यहाँ गई। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, मम्मी, आपको तो मालूम है इनके खिलाफ जांच चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगी। इसी बीच मकान का अलॉटमेंट लेटर आ गया। बकाया राशि 3 महीने के अंदर जमा करनी है। वे कह रहे थे अगर आप कुछ रुपए वापस कर दें। उसकी मम्मी ने अलका को ऐसे देखा जैसे उसने कोई अनहोनी बात कह दी थी या उसके सिर पर सींग उगाए थे। कड़े स्वर में बोली, हमारे पास पैसे कहाँ? आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, जो आपने लिए हैं वह वापस मांग रही हूँ। अलका ने ऐसे कहा जैसे मम्मी ने उसकी बात नहीं समझी थी।
मैं भी उन्हीं पैसों की ही बात कर रही हूँ जो तुम लोगों ने दिए थे। सब दुकान में लगा दिए, क्या मेरे पास रखे हैं? और बिटिया, क्या हमने वापस देने के लिए मांगे थे? दामाद जी की कोई पसीने की कमाई थी? घूस में लिए थे और कमा लेंगे क्या? अलका के सिर में जैसे बम फटा हो। यह अब क्या कह रही हो मम्मी? हाँ, ठीक कह रही हूँ। दामाद जी की अभी इतनी लंबी नौकरी है, आज नहीं तो कल फिर से ऊपरी आमदनी वाली जगह पर लग जाएंगे। हमारे पास क्या जरिया है, कहाँ से लौटाएंगे? 2 पैसे की इनकम से घर चलाएंगे या जोड़ जोड़ कर तुम्हें लौटाएंगे? मम्मी ने साफ मना कर दिया। अलका लगभग रुआसी हो गई। उसका मम्मी से लड़ने का मन कर रहा था, परंतु उसका गला भर आया। वह केवल इतना ही कह सकी, वे मुझे घर से निकाल देंगे। उसकी चिंता तू मत कर, अभी तेरी शादी के 7 साल नहीं हुए हैं। रंजीत ने अगर ऐसी कोई हिमाकत की तो उसे दहेज कानून में फंसा दूंगी। आप ऐसा करोगी? अलका ने हैरानी से पूछा। हाँ, इसीलिए चुपचाप अपने घर जा और आज के बाद पैसे मांगने यहाँ मत आना। अलका के हृदय में हाहाकार मचा हुआ था। मस्तिष्क में आंधियाँ सी चल रही थी। शरीर जैसे झंझावत से डावाडोल हो रहा था। छोटे बच्चों को गोदी में लिए जब गिरते पड़ते वह घर पहुंची तो ऐसे हाँफ रही थी जैसे किसी वीरान रेगिस्तान में उसे जंगली जानवरों ने दौड़ा लिया था और वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर घर पहुंची थी। रंजीत घर पर ही था। उसकी दशा देखकर वह समझ गया। पूछा, उन्होंने मना कर दिया? अलका ने अपने पति के चेहरे को देखा। वह बहुत मासूम और निरीह लग रहा था। अलका को उस पर तरस आया। मन हुआ उसके गले लगकर खूब रोले, परंतु वह केवल इतना ही कह सके, हाँ, मैं जानता था यही होगा। पैसा ऐसा ही है कि वह रिश्तों को बनाता कम है, बिगाड़ता ज़्यादा है। यही बात मैं सदा तुमसे कहता था। हाँ, आज मैं समझ गई हूँ कि पैसे के आगे सगे माँ बाप भी कैसे पराये हो जाते हैं। पराये तो फिर भी पैसे वापस कर देते हैं, लेकिन अपने कभी नहीं करते। पैसे के लिए वे ईमान, धर्म और रिश्ते सब खराब कर लेते हैं। अब आप क्या करोगे? उसने रुआसी स्वर में पूछा। मैं तो किसी न किसी प्रकार पैसे का प्रबंध कर लूँगा, परंतु आज एक प्रण लेता हूँ, चाहे कोई कितना भी बड़ा लालच दे, मैं घूस के पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं नहीं चाहता मेरे मासूम बच्चों पर उस पैसे की छाया पड़े और वे बिगड़ जाएं। रिश्ते बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, फिर बन जाएंगे, परंतु अगर औलाद खराब निकल गई तो जीवन भर का रोना रहेगा। मैं भी यही चाहती हूँ। पैसे के कितने रंग मैंने देख लिए, यही कैसे लोगों के मन में पाप भरता है यह भी देख लिया। यह सुख कम, दुख ज़्यादा देता है। हाँ, चलो उठो, आज से हम एक नया जीवन आरंभ करेंगे। उसने अलका की गोदी से छोटे मुन्ने को ले लिया। अलका ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। उसके सारे झंझावत मिट चुके थे। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।